मेरा नाम कोसर है। मैं सेंट्रल जेल में लेडी कांस्टेबल की ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। तकरीबन आज से 5 दिन पहले एक औरत को हमारी जेल में लाया गया था, जिस पर यह जुर्म था कि उसने अपने 6 माह के बेटे का कत्ल किया है। वजह ये थी कि वो शौहर से तलाक लेकर अपने किसी आशिक से शादी करना चाहती थी, मगर ये बच्चा उसके लिए रुकावट बना हुआ था। जब उसने बच्चे को कत्ल किया तो उसके शौहर ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। अब 1 माह बाद उसे सजाए मौत हो जानी थी और मेरी ड्यूटी उसी औरत के साथ लगाई गई थी। उस औरत का नाम हुमैरा था। आज उसका शौहर उससे मुलाकात करने आया था। वो कहने लगा, हुमैरा, तुमने हमारे बच्चे के साथ कितना जुल्म किया है। मैं मानता हूँ कि तुम्हें मुझसे नफरत थी, मगर तुमने उस बच्चे की जान क्यों ली? मेरे कानों में उसकी किलकारियां गूंजती रहती हैं। मैं तड़पता रहता हूँ। एक लम्हे के लिए भी मेरी आंख के सामने से अहमद की शक्ल नहीं हटती। मुझे वो बहुत याद आता है। हुमैरा, तुमने ये सब क्यों कर दिया? तुम अगर उससे जान छुड़वाना चाहती थी तो तुम उसे मेरे सपुर्द करके चली जाती। मैं उफ तक ना करता, मगर तुमने मेरे बच्चे की जान क्यों ली? हुमैरा का शोर फूट फूट कर रो रहा था। ये मंजर देखकर मेरा दिल कटने लगा था। फिर उसका शोहर बोला, मैं जानता हूँ तुम काशिफ को पसंद करती हो। उसी की वजह से तुमने अपने बच्चे को मारा है, ताकि फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूं और तुम उससे शादी कर लो। मगर तुम्हें ये इल्म कहाँ था कि तुम तो जेल की सलाखों के पीछे आ जाओगी। अब मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? तुमने तो अपने इश्क के आगे मेरा हंसता बसता घर उजाड़ कर रख दिया है। तुमने मेरा बच्चा मार दिया है और अब तुम जेल में बैठी हो। हुमैरा अब भी कुछ नहीं बोली थी, जबकि उसका शोहर ऐसे ही उदासी की बातें करता रहा और फिर 1 घंटे के बाद उठकर चला गया। और तब मुझे सारी कहानी समझ आई थी। एक माँ की आंखों पर मोहल्ले के लड़के के इश्क की पट्टी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से उसने अपने बच्चे की जान ली थी। उसे अपने बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आया था। मुझे हुमैरा से मजीद नफरत होने लगी थी। 2-3 दफा मेरे सामने ही हुमैरा के साथ कैदी औरतें लड़ने लगी थीं, मगर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की थी। 1-2 औरतों ने तो हुमैरा की दुर्गत भी बना दी थी, मगर मैं अनदेखी करके खड़ी रही थी। दरअसल ये सब देखकर मुझे सुकून मिला था। खैर, काफी दिन गुजर गए थे। हुमैरा अभी तक बिल्कुल चुपचाप रहती थी। एक दिन हुमैरा की एक मुलाकात आई थी। मैं बड़ी हैरान हुई कि अब उससे मिलने कौन आया है। आज हुमैरा की माँ उससे मिलने आई है। मैं ये सोचने लगी कि आज से पहले उसकी माँ कहाँ थी। वो अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं आई? खैर, हुमैरा की वालदा अपनी बेटी से मुलाकात करके वापस जाने लगी तो मुझे देखकर रुक गई और कहने लगी, मेरी बेटी का ख्याल रखा करो, वो बहुत मासूम है। उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। जेल में कैदी औरतें भी उसे मारती हैं। तुम मेरी बच्ची की हिफाजत करके उससे दुआएं लिया करो। मैं माथे पर बल डालकर बोली, अगर तेरी बच्ची इतनी ही मासूम होती तो अपने बेटे को ना मारती अपने आशिक के पीछे। ये बात सुनकर हुमैरा की अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोली, मेरी बेटी बेकसूर है। उसके शोहर ने ही अपने बेटे को मारा है। मैंने नफी में सर हिला दिया था। हुमैरा की अम्मी कहने लगी, मैं अपनी बेटी के लिए बड़ी अदालत जाऊंगी और वो बाइज्जत बरी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अदालत की तरफ से उसे इंसाफ मिल जाएगा। मैं बोली, बीबी जी, अपनी कातिल बेटी को छुड़वाने की कोशिश ना करो। ये बरी हो गई तो यकीनन तुम इसकी शादी आगे कर दोगी और वहाँ बच्चे पैदा होंगे तो फिर ये उनको भी मार देगी। सारा गुनाह तुम्हारे सर चढ़ेगा। मुझे बताओ, जब अल्लाह ताला कयामत वाले दिन तुमसे पूछेगा तो तुम क्या जवाब दोगी? हुमैरा की अम्मी ने मुझे शिकवा भरी नजरों से देखा था और बोली, तुम खुदा नहीं हो, तुम एक लेडी कांस्टेबल हो। जो तुम्हारी ड्यूटी है उसे ही अच्छे से निभाओ। इतना कहकर वो चली गई थी, जबकि मुझे गहरी सोच में मुब्तला कर गई थी। उसकी बात सच भी तो हो सकती थी। क्या पता सच में हुमैरा बेकसूर हो। अब अगर कोई कैदी औरत हुमैरा के साथ बदतमीजी करती तो मैं फौरन से रोक दिया करती थी और यही कहती कि इसके साथ ऐसा सलूक ना करो। अब इस पर कोई हाथ भी नहीं उठाता था। मैंने देखा था कि हुमैरा हर वक्त उदास और परेशान सी रहती थी। शायद उसे अपने बच्चे की जान लेने का दुख रहता था। फिर चंद दिन और गुजरे तो एक लड़का हुमैरा से मिलने आया था। मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहने लगा, मैं काशिफ हूँ।
ये बात सुनकर तो मेरे कान खड़े हो गए थे। यकीनन ये हुमैरा का आशिक था। मैंने उन दोनों की मुलाकात करवा दी थी और इस बार भी मैं पास ही खड़ी थी। मुझे बड़ा तजस्सुस था कि आखिर ये क्या बातें करते हैं, इसलिए मैं जानबूझकर उनके इर्द गिर्द ही चक्कर लगाती रही। काशिफ बार बार यही कह रहा था कि हुमैरा, तुमने अपने बच्चे की जान लेकर अच्छा नहीं किया। तुम मुझे पसंद करती थी, मुझे भी तुम अच्छी लगती थी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं था कि तुम अपने बच्चे की ही जान ले लेती। तुम अपने शोहर से तलाक भी तो ले सकती थी। अब अगर तुम जेल से छूट भी गई तो मैं तुम जैसी कातिल लड़की से शादी नहीं करूंगा। इतना कहकर काशिफ चला गया था और हुमैरा बुत बने उसे देखती रही थी। तब मैं बोली, देख लिया, ये दुनिया के रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। तुमने बिला वजह ही अपने बच्चे की जान ले ली है। वो बस मुझे देखकर रह गई थी, उसने आज भी मुझसे कुछ नहीं कहा था। अब मैं हुमैरा की कहानी जानना चाहती थी। मुझे शौक होने लगा था कि आखिर इसके पीछे क्या वजह थी कि उसने अपने ही बच्चे की जान ले ली। काशिफ की मोहब्बत क्या ममता से बड़ी हो गई थी? हुमैरा की कहानी जानने के लिए ये जरूरी था कि मैं उसके साथ दोस्ती कर लेती। इसलिए अब मैं उस पर गुस्सा नहीं किया करती थी और उसे ताकीद किया करती थी कि खाना खा लो, क्योंकि वो खाना फकत जिंदा रहने के लिए ही खाया करती थी। वो तो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। मैं उसे यही कहती थी कि अगर तुम बेकसूर हुई तो तुम इस तरह जेल की सलाखों के पीछे ही मर जाओगी। दुनिया वालों को तुम ये नहीं बता पाओगी कि तुम बेकसूर थी। वो ये सब सुनती रही थी और फिर एक दिन मुझे कहने लगी, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं लानत भेजती हूँ ऐसी जिंदगी पर, मैं मर जाना चाहती हूँ। मुझे ये दुनिया ही अच्छी नहीं लगती। अब मुझे महसूस हुआ था कि हुमैरा की खामोश रहने के पीछे यही वजह थी कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। जाहिर सी बात है, इंसान वक्ती मोहब्बत के जाल में फंसकर अगर अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा भी दे तो वो बाद में ये सब सोचकर ही पागल हो जाएगा। मगर अब वो उसे याद करती थी। शायद उसे अपने बच्चे को मार देने का सदमा हो गया था। वो मर जाना चाहती थी, वो जिंदा नहीं रहना चाहती थी। उसकी अम्मी ने कहा था कि मैं बड़ी अदालत में तुम्हारा केस लेकर जाऊंगी, मगर हुमैरा ने अपनी अम्मी को अपने सर की कसम दे दी थी और कहा था कि आप मुझे सजा काट लेने दे, मैं बरी नहीं होना चाहती। मगर फिर भी उसकी अम्मी ने अपनी बेटी के लिए अदालत में दोबारा अपील कर दी थी। पहली पेशी पर मैं उसके साथ नहीं गई थी क्योंकि दूसरी कांस्टेबल चली गई थी। जब वो वापस आई तो मैंने पूछा कि तुमने जज से क्या कहा, तो हुमैरा मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैंने अदालत के सामने एतराफे जुर्म कर लिया है और उनसे कहा है कि मेरी सजा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गई थी। उसके पीछे क्या वजह है? तब वो कहने लगी, जब मेरा अहमद ही जिंदा नहीं है तो मैंने जीकर क्या करना है? फिर मैं बोली, तुमने अहमद को कत्ल क्यों किया था? हुमैरा कहने लगी, हाँ, मुझे अहमद को कत्ल नहीं करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई है। अब वह मुझसे खुलकर अपने दुख का इजहार करने लगी थी। मुझसे भी बात कर लिया करती थी। मुझे एक दिन कहने लगी, मेरा अहमद मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता रहता था और मुझे हाथों से इशारे करके अपने पास बुलाता था। जब मैं कामकाज करके वापस आती तो वो मेरी तरफ देखकर मचल जाता था और कहता था कि मुझे उठा लो, पर मेरी मजबूरी थी, मैं उसे उठा नहीं पाती थी। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई थी। मैं बोली, तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुम अपने बच्चे को ही नहीं उठा पाई? तब मैंने उसका चेहरा जर्द होते हुए देखा था। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और लेट गई और कहने लगी, मुझे नींद आ रही है, तुम यहाँ से जाओ। अब मुझे लगने लगा था कि शायद हुमैरा कत्ल करने से पहले भी अपने बच्चे पर जुल्म करती रहती थी। हो सकता है कि उसे दूध के लिए भी तरसाती हो। खैर, मुझे दिन ब दिन हुमैरा के साथ नफरत होती जा रही थी, मगर मैं फिर भी उसके साथ अच्छी थी क्योंकि मैं उसका राज जानना चाहती थी। अदालत ने हुमैरा को एक बार फिर सजाए मौत सुना दी थी। जिस दिन हुमैरा को मौत की सजा हुई वो बहुत खुश थी। मैंने उसकी खुशी की वजह पूछी तो वो कहने लगी, अब मैं अपने बेटे के पास चली जाऊंगी और हमेशा हमेशा उसके साथ रहूंगी। मैं बोली, इस दुनिया में तुम्हें काशिफ की मोहब्बत ने इस कदर अंधा कर दिया था कि तुम अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पाई। तुम्हें क्या लगता है मरने के बाद अल्लाह तुम दोनों को मिला देगा? तो उसने कंधे उचका दिए और कहने लगी, मुझे नहीं मालूम कि आगे मेरे साथ क्या होगा, मगर मेरी यही दुआ है कि अगले जहां मुझे मेरा बेटा मिल जाए।
خیر ہائی کورٹ نے حمیرہ کو سزائے موت سنا دی تو اس کے بعد حمیرہ کی والدہ نے سپریم کورٹ میں التجا کر دی تھی، اور جب اس کی امی اس سے ملنے آئیں تو وہ اپنی امی سے لڑتی جھگڑتی رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے میرے لیے عدالت کا دروازہ کیوں بجایا ہے؟ میں جینا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤں، اور آپ ہیں کہ بہانے سے میری سزا معاف کروانے کے چکروں میں ہی ہیں۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ حمیرہ کی والدہ کہنے لگی، تمہیں میرے سر کی قسم ہے، اس بار تم عدالت میں جھوٹ نہیں بولو گی، تم ایک بات سچ بتاؤ گی؟ حمیرہ خالی خالی نگاہوں سے اپنی والدہ کو دیکھتی رہی تھی۔ خیر کچھ دنوں کے بعد سپریم کورٹ میں پیشی تھی۔ اس بار حمیرہ کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی تھی۔ میں حمیرہ کو لے کر عدالت پہنچ گئی تھی۔ سپریم کورٹ کے جج نے حمیرہ سے بیان لیا تو حمیرہ ابھی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ جج نے حمیرہ کا میڈیکل کروانے کی تجویز پیش کی تھی۔ اس نے کہا کہ حمیرہ کی میڈیکل کی رپورٹس مجھے چاہیے۔ عدالت اگلی تاریخ تک ملتوی ہو چکی تھی۔ میں حمیرہ کو لے کر واپس جیل آ گئی تھی اور اس کا میڈیکل کروانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ میں نے حمیرہ سے پوچھا، آخر ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جج کو تمہارا میڈیکل کروانے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ تب حمیرہ بولی، مجھے نہیں معلوم، میں اپنا میڈیکل نہیں کروانا چاہتی اور نہ ہی یہ چاہتی ہوں کہ میری سزا کی معافی کے لیے اپیل کی جائے۔ میں مرنا چاہتی ہوں، مجھے جینا اچھا نہیں لگتا۔ میں بولی، تم زندگی سے اس قدر مایوس کیوں ہو چکی ہو؟ مجھے کچھ تو بتاؤ۔ تب حمیرہ کہنے لگی، میں نے اپنی زندگی میں بڑی سختیاں دیکھی ہیں، میں نے بہت کچھ سہا ہے، اس لیے میں مرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ہمارے پاس کئی ایسے کیس آئے ہیں جس میں قاتل بھی اپنی سزا کی معافی کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے معافی مل جائے، اسے ایک موقع دے دیا جائے، پھر تم کیوں نہیں چاہتی؟ تب وہ رونے لگی تھی، بولی، میری عمر ابھی کم ہے، میں یہاں سے چھوٹ گئی تو شاید میرے والدین میری دوسری شادی کر دیں، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے مرد ذات سے شدید نفرت ہے۔ میں بولی، اچھا ایسا کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی، چند برس پہلے میری شادی ہوئی تھی، میرا شوہر اختر ایک اچھا انسان تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے، وہ مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا، سب کچھ اچھا چل رہا تھا، پھر میں امید سے ہو گئی تو اختر میرا اور بھی خیال رکھنے لگا تھا، مجھے لگا کہ میری زندگی میں اب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اب ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن پھر ہماری زندگی میں ایک تیسرا شخص داخل ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ہمارا سکون چین سب کچھ خراب ہو گیا تھا۔ میں چونک گئی تھی، مجھے لگا کہ شاید حمیرہ ابھی کاشف کا نام لے لے گی، کیونکہ اختر اور حمیرہ کی زندگی میں کاشف ہی تو آیا تھا، لیکن وہ بولی، ہماری زندگی میں ندا آ گئی۔ میں نے حیرت سے حمیرہ کی طرف دیکھا، وہ بولی، ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، ہماری پڑوس میں ایک لڑکی آئی تھی، ندا، وہ بہت حسین تھی، بہت پیاری تھی، میرے شوہر نے اسے دیکھا تو وہ اس پر لٹو ہو گیا تھا، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، مگر اختر مجھ سے اکثر یہی کہتا تھا کہ ہمارے محلے میں ایک نئی لڑکی آئی ہے، اس کا نام ندا ہے، تم اس سے مل جل لیا کرو، وہ بیچاری تنہا رہتی ہیں۔ تب میں اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے اس لڑکی سے ملنے لگی تھی، میری اور اس کی اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی تھی، میں ندا کو اپنے گھر بلاتی تو اختر بہت خوش ہوتا تھا، میری طبیعت ان دنوں خراب رہتی تھی، ان دنوں احمد اس دنیا میں آنے والا تھا، تب اختر مجھ سے کہتا کہ تم ندا کو اپنی مدد کے لیے بلا لو، اور میں اکثر ہی اسے بلا لیا کرتی تھی، مگر مجھے کہاں معلوم تھا کہ یہی عورت میری خوشیوں کی قاتل نکلے گی۔ اور پھر ایک دن ندا میرے کچن میں چائے بنا رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی، مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی ندا کے پاس چلے جانا چاہیے، میں آرام کر رہی ہوں اور وہ میرے گھر میں کام کر رہی ہے، اسی لیے میں کچن میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ندا اور اختر ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے بےہودہ باتیں کر رہے تھے۔ اختر ندا سے کہنے لگا، میں تمہیں بہت جلد اپنا لوں گا، یہ سب دیکھ کر تو میں پھٹ پڑی تھی، میں بولی، اچھا تو یہ سب ہو رہا ہے میری ناک کے نیچے، مجھے تو لگا تھا کہ ندا تم میری دوست ہو، مگر تم نے میری ہی جڑیں کاٹ دی ہیں، اور اختر مجھے تم سے اس سب کی توقع نہیں تھی۔ اختر نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا، وہ پہلا دن تھا جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس کے بعد اختر نے مجھے دن رات مارا پیٹا،
यहाँ तक कि वो चाहता था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाए। वो मुझे ऐसा मारता था कि मेरी रूह तक कांप जाती थी। एक दिन अख्तर ने मुझे मेरे बाजू पर मारा था और मेरा बाजू टूट गया था। 5 दिनों बाद मेरी डिलीवरी हो गई थी। अस्पताल वालों ने पूछा कि हाथ पर क्या हुआ है। तब अख्तर ने कह दिया कि ये सीढ़ियों से गिर गई थी, जबकि ऐसा नहीं था। अख्तर ने खुद ही मेरा बाजू तोड़ा था। मुझे अपने बेटे को उठाने के लिए भी दूसरे इंसान के सहारे की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि मेरा हाथ तो नाकारा हो चुका था। अभी कुछ अरसा पहले ही मेरा हाथ ठीक हुआ था, मगर उन दिनों अख्तर सुबह शाम मुझसे यही कहता था कि तुम मुझे शादी की इजाजत दे दो, मगर मैं उसे इजाजत नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली तो मेरा हंसता बसता घर खराब हो जाएगा। वो तो अब भी मेरा दुश्मन बना हुआ था। अगर दूसरी बीवी ले आएगा तो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। बस यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मैंने तो अपने वालिदैन से भी अपने शोहर की शिकायतें नहीं की थी। अख्तर बहाने बहाने से मुझे मारता रहता था। कभी कहता कि खाने में नमक ज्यादा क्यों डाला है, तो कभी ये शिकवा कि मैंने खाने में नमक डाला ही नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मुझे अहमद से बहुत मोहब्बत थी। मुझे यही लगता था कि वो मेरी खुशियों का सहारा है, वो मेरी जिंदगी है। अख्तर आजकल बड़े गुस्से में रहने लगा था और वो हर वक्त मुझे मारने को दौड़ता था। एक दिन वो मेरे पास आया और कहने लगा, तुम मेरे दिल से उतर गई हो। मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना नहीं चाहता। मैं तुम्हें फकत अहमद की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे साथ बहुत अटैच है। लेकिन अनकरीब ये वजह भी खत्म हो जाएगी तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्या पता अख्तर अहमद को मुझसे छीन ले और मुझे घर से निकाल देगा, और ये सोचकर मेरी रूह कांप गई थी। मैं अपने बेटे को किसी सूरत भी गंवाना नहीं चाहती थी। जब से मुझे मेरे शोहर ने धमकी दी थी, मैं सारा सारा दिन अपने बेटे को चूमती रहती थी और ये सोच सोच कर रोती रहती थी कि अगर अख्तर ने मुझसे अहमद को छीन लिया तो मैं क्या करूंगी। उसके बगैर तो सांस भी नहीं ले सकती, मैं मर जाऊंगी। चंद दिन बाद अख्तर मेरे पास आया और कहने लगा, मैं आज निदा से शादी करने जा रहा हूँ। और तब मैं फट पड़ी और बोली, मैं इस सब की इजाजत नहीं दूंगी। मेरा नहीं तो अपने बच्चे का ही ख्याल कर लो। अख्तर ने मुझे मारना शुरू कर दिया था। फिर अख्तर अहमद को उठाकर कहने लगा, ये देखो अब मैं क्या करता हूँ। उसने बहुत जोर से अहमद को जमीन पर फेंका था। वो जमीन पर गिरा तो जोर जोर से रोने लगा और उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया था। मैं चीखने चिल्लाने लगी थी, भागकर अहमद के पास जाना चाहती थी, मगर अख्तर ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मेरे 6 माह के नन्हे से अहमद ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था। मैं एक जानिब खड़ी थी। अहमद के चेहरे पर दर्द के आसार थे। अहमद की आंखों में फरियाद थी। वो चाहता था कि मैं उसे उठा लूं और उसको तसल्ली दूं, मगर मेरे शोहर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। मैं चिल्लाती रही, रोती रही कि मुझे जाने दो, मैं अपने बेटे को उठाना चाहती हूँ। अहमद चीखते चीखते दम तोड़ गया था। तब अख्तर ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि लोगों इधर आओ, देखो मेरी बीवी ने ये क्या किया है। मेरी बीवी ने हमारे बेटे को मार दिया है। मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे हो चुके थे। एक तरफ अहमद की लाश पड़ी थी और दूसरी जानिब मेरे शोहर ने मुझ पे ये इल्जाम लगा दिया था कि मैं अपने बेटे को कत्ल करने के बाद अपने शोहर की भी जान लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने मोहल्ले के एक लड़के काशिफ के साथ इश्क लड़ाया हुआ है। जबकि हकीकत ये है कि मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि काशिफ कौन है। फिर मेरे शोहर ने जेल में आकर भी ड्रामा किया और काशिफ को भी जानबूझकर यहाँ भेज दिया, ताकि ये बात सच साबित हो जाए कि मेरा उसके साथ चक्कर था। खैर, जब लोगों ने ये मंजर देखा तो पुलिस को फोन करके घर पर बुला लिया। पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई थी। मैं अभी तक इसी सदमे में हूँ। मुझे रातों को नींद नहीं आती। ये कैसे मुमकिन है कि मेरा छोटा सा बच्चा मेरी आंखों के सामने मर जाए और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकी थी, उसे गोद में भी नहीं उठा सकी थी। ये गम मेरे लिए बहुत बड़ा था। मुझे अब जीना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि अहमद के पहलू में जाकर सो जाऊं। मुझे अपना बेटा बहुत याद आता है। हुमैरा रोने लगी थी। तब मैंने उससे कहा कि सब्र करो। मैंने उसे दिलासा दिया था, मगर मुझे इल्म नहीं था कि हुमैरा ने सच कहा था या मन घड़त कहानी सुना दी थी। खैर, फिर हुमैरा की पेशी का दिन आ गया था। हुमैरा को अदालत में पेश किया तो जज ने रिपोर्ट देखी तो कहने लगा, आपका हाथ कैसे टूटा था।
اور تب حمیرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے ساری داستان جج صاحب کو سنا دی تھی۔ میڈیکل رپورٹ میں یہ بھی ثابت ہو چکا تھا کہ حمیرہ پر بڑے لمبے عرصے سے تشدد کیا جا رہا تھا۔ اس کے جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا کر زمین پر پٹکتی۔ اس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے، مگر وہ یہ سب کچھ چھپائے ہوئے تھی۔ وہ مرنا چاہتی تھی۔ اس کا بیٹا اس سے بچھڑ گیا تھا اور سب لوگ حمیرہ کو قصوروار سمجھ رہے تھے، لیکن وہ بیچاری تو بے قصور نکلی تھی۔ اب مجھے اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ خیر 2 پیشیوں کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ حمیرہ بے قصور ہے۔ اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ اب وہ سلاخوں سے نکل کر اپنے گھر جا چکی ہے، جبکہ اختر کو پولیس نے پکڑ لیا تھا اور اسے سزائے موت کی سزا دی گئی ہے۔ حمیرہ آج بھی اپنے بچے کو یاد کر کے بہت روتی رہتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ میں تو اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرے۔